नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंजनी पांडे आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में सेल एवं बैटरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इस वीडियो को आप लगातार देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो। यदि आप बीच में रोककर कहीं चले जाते हैं तो इससे हम आपका ही नुकसान होगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो और हमारा यहाँ पर चैनल मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आपको कोई भी डाउट है आप हमसे सीधे मोबाइल नंबर के माध्यम से कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी टेक्निकल अड्डा के नाम से। तो वहाँ पर भी जाकर आप सर्च करके इसकी जो वीडियो बनाते हैं उसकी पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज बिल्कुल जो आप चैप्टर देख रहे हैं, प्रथम वर्ष का जो पेपर आने ही वाला है अगस्त में, तो उसकी तैयारी अब शुरू कर दी गई है। तो आपको डेली क्वेश्चन के करीबन 10-15 क्वेश्चन आपको थ्योरी से डेली मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, सेल किसे कहते हैं? जी हाँ भाई, चैप्टर का नाम ही है सेल एवं बैटरी। तो सेल आप लोग जानते होंगे, सेल का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से सिंबल होता है। ठीक है, एक जो बड़ी वाली रॉड दिख रही होगी वो पॉजिटिव का, जो छोटी वाली दिख रही है वो निगेटिव का कार्य करती है। एक को हम एनोड बोलते हैं जिसे हम प्लस से जोड़ते हैं, एनोड है जिसे हम माइनस से जोड़ते हैं, वो हमारी कैथोड कहलाती है। ठीक है, तो सेल क्या है? बात यह है कि सेल क्या है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम सेल कहते हैं। जैसे ये आप सेल देख रहे होंगे, इसके अंदर रसायन भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है, इसीलिए उसको हमने रासायनिक ऊर्जा बोला। और इन टर्मिनल से यहाँ से हमको क्या मिलता है? यहाँ से हमको मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और पीछे साइड से है ना, इसको हम लोग सीधे बल्ब से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस सेल कहलाती है। आशा करता हूँ समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स बताना। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, ठीक है, और दूसरा है द्वितीयक। हाँ, एक है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, मतलब प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। ये देखिए, ये हमारे प्राइमरी सेल देख रहे होंगे और ये हमारा सेकेंडरी सेल है। इसे आप बैटरी भी बोल रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर सेलों को जोड़ जोड़ करके बैटरी बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है? लेड एसिड बैटरी है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये आप समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं जानेंगे तो फिर आगे समझना कठिन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे होंगे कि एक तरल चालक है, यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, H2SO4 आपको दिख रहा है। यह एक प्रकार से तरल चालक का घोल होता है। ठीक है, जो विद्युत गुजरने पर, जब इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिकल गुजारा जाता है। हाँ, विद्युत गुजरने पर ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। बात फिर से समझिएगा, यह एक तरल चालक होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक तरल चालक होता है, जो तरल चालक का घोल है, लिक्विड है, जिसमें विद्युत धारा गुजारने पर यह अपने अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर देखिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है, AgNO3 का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल होता है, और साथ में CuSO4 का भी घोल का इस्तेमाल होता है। आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारे आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं बताया जाता, पूरे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेड एसिड तथा ड्राई सेल का वोल्टेज वैल्यू बहुत ही
आईएमपी क्वेश्चन है, लेड एसिड, ठीक है, लेड एसिड तथा ड्राई सेल का वोल्टेज वैल्यू कितना होता है? तो लेड और एसिड और ड्राई सेल का, लेड एसिड का 2.1 होता है ना, क्या होता है 2.1। ये जो आप बैटरी देख रहे हैं इसमें जो सेल है ये लेड एसिड है, सॉरी ड्राई सेल उपयोग किया गया है, जिसकी वोल्टेज वैल्यू होती है 1.5 और लेड एसिड का 2.1 होती है। लेड एसिड का 2.1 वोल्टेज तथा ड्राई सेल का 1.5 वोल्टेज, इसका मतलब ईएमएफ यहाँ पर हमें इन टर्मिनलों पर मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा हम समझते हैं लेड एसिड बैटरी के बारे में, है ना। लेड एसिड बैटरी में क्या होते हैं कि बहुत सारे प्लेटों को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, हमेशा इस बैटरी में, किसमें, लेड एसिड बैटरी में जो धनात्मक प्लेट होती हैं ऋणात्मक प्लेट की अपेक्षा कम होती है, एक कम होती, कितनी होती है, एक कम होती है। हाँ, और इसमें जो दो प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं, एक प्लांटे प्लेटें होती हैं और एक फारे प्लेटें होती है धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए, है ना। तो ये छोटी सी जानकारी थी। और ड्राई सेल का, जो आपने एवरेडी का सेल देखा होगा, वो ड्राई सेल होता है और इस सेल का उपयोग ट्रांजिस्टर, टार्च, रेडियो, है ना, टार्च में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है, रेडियो में होता है, ऐसी जगह पे ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसमें जो कहना चाहिए जिंक का पॉट इस्तेमाल किया जाता है, साथ में कार्बन की राड डाली होती है और विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भी डाला जाता है आपके ड्राई सेलों में। ठीक है, अब इसके बाद है जो नेक्स्ट प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी उपयोग कहाँ होती है? तो कार, ट्रक, बस में उपयोग होती है। और यदि कोई ड्राई सेल पूछे तो आप ट्रांजिस्टर, रेडियो, टार्च इत्यादि में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? कार में होता है, ट्रकों में होता है ना, और साथ में बस में होता है। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी वाहनों में, टू व्हीलर में भी लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बैटरी को किस चीज़ से चार्ज करते हैं? आप लोग सभी जानते होंगे कि बैटरी जब बनती है तो सबसे पहले फार्मिंग प्रोसेस होती है। फार्मिंग प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, अपना रोल नहीं होता, ये जो कंपनियां बनाती है वो सेल को चार्ज करके देती हैं। मतलब फार्मिंग क्या कहलाती है कि कंटेनर में जैसे प्लेट डाली जाती है और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, तो उन प्लेटों और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो रासायनिक क्रिया होती है वो फार्मिंग कहलाती। ठीक है, अब फार्मिंग करने के बाद जब उपभोक्ता, जो बेचने वाले होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, वो अब क्या करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया यही करते हैं। अब चार्जिंग करना है तो किससे चार्ज किया जाता है ये समझिए। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जर होता है, उसी प्रकार बैटरी को चार्ज करने के लिए ये बैटरी चार्जर उपयोग किया जाता है। ये प्लग टॉप को प्लग में लगाया जाता है। साथ में ये क्रोकोडाइल लीड होती हैं। कौन सी? क्रोकोडाइल। ये जो इसको नाम होता है इस लीड का, चूँकि इसका जो जबड़ा होता है मगरमच्छ जैसा होता है और क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ ही बोलते हैं। तो ये क्रोकोडाइल लीड को क्या किया जाता है, उन दोनों बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पे ले जा कर के जोड़ दिया जाता है। इससे हमारी ये बैटरी, और इसको डीसी सप्लाई 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बैटरी या सेल हमारी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें सेल की ज़रूरत, बैटरी चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, सेल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सेल से अधिक वोल्टेज लेने के लिए, सेना नहीं है ये सेल है ना, ये ध्यान रखिएगा। सेल को आपस में किस प्रकार से जोड़ना चाहिए? तो भाई हमें वोल्टेज, जैसे आप देख रहे हैं, एक सेल हमारा ये है, दूसरा सेल हमारा ये है, तीसरा सेल हमारा ये है, चौथा सेल हमारा ये, हमने 4 मतलब सेल लेके रखा है और हमको 6 वोल्टेज लेना है। हमको क्या बनाना है? 6 वोल्टेज। हम देखिए इन सभी सेलों को श्रेणी में हमने क्या कर दिया है, हमने जोड़ दिया है ना। देखिए इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका निगेटिव इससे पॉजिटिव से,
इसका निगेटिव यहाँ चला गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो देखिए 1.5 प्लस 1.5, चूँकि श्रेणी में कनेक्शन जो किया गया है तो हमको 6 वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। मतलब यदि हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हमें श्रेणी में कनेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बैटरी की क्षमता किस में नापी जाती है? बहुत ही आप लोग mAh देखे होंगे, है ना, बैटरियों में लिखा रहता है मिली एम्पियर आवर, लेकिन इसको एम्पियर AH में नापा जाता है। बैटरी को हमेशा एम्पियर आवर में मापा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट गुरुत्व, इसको बोलते हैं क्या? विशिष्ट गुरुत्व। हिंदी भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में हिंदी भी पूछ सकता है। आप लोग नोट करते चलिए, या फिर आप कभी भी वीडियो को देखकर 10-15 मिनट का वीडियो होगा तो आप इसको देख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख रहे होते, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोमीटर का। ये हाइड्रोमीटर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, 1200 पॉइंट है, 1300 पॉइंट है और 1400 पॉइंट है ना। इलेक्ट्रोलाइट देखिए, जैसे ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है ना, इलेक्ट्रोलाइट भरा गया, और जब हम हाइड्रोमीटर को क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, तो ये हाइड्रोमीटर का पानी ऊपर की ओर आता है, इलेक्ट्रोलाइट ऊपर की ओर आता है, और इन्हीं में कहीं एक जगह इतने में पानी भर जाएगा, है ना, इतने में पानी भर जाएगा। हम वहाँ पर रीडिंग ले लेंगे कि 1200 है कि 1300 पॉइंट है ना। 1200 है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी फुल चार्ज है, ठीक है। 1100 है हाफ चार्ज है। ऐसे करके हम पूरा जानकारी ले लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आ भी जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा समझते हैं जी, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे नंबरिंग आप देख रहे होंगे, यदि 1280 है, ठीक है, या 1 पॉइंट कहीं कहीं 1.280 है, यानी कि इतना रीडिंग दे रहा है, यानी 100% चार्ज है। हमारी जो बैटरी है पूरी तरह से चार्ज है। यदि 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, यानी कि 75% चार्ज है, ठीक है ना जी हाँ। यदि मान लीजिए कि 1170 जा रहा है, इतनी रीडिंग दे रहा है, यानी कि आधी चार्ज है, हाफ चार्ज है, 50% चार्ज है। यदि कहना चाहिए 1140 बता रहा है, 1140 बता रहा है, यानी 25% चार्ज है ना। और यदि 1100 बता रहा है तो इसका अर्थ है कि डिस्चार्ज हो गई है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि 1.8280 में, यानी 1280 में फुल चार्ज, 1200 में 75%, 1170 में 50, 1140 में 25 और 1100 में डिस्चार्ज हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस है ये, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग बताइए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, धातु शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोटाइपिंग में। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या, ये जानना जरूरी है। यह एक प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी धातु को, मान लो ये है एक पात्र, ये एक धातु है, ये एक दूसरी धातु है ना। अब मान लीजिए इस ए धातु में बी धातु की परत चढ़ानी है, ए धातु में बी धातु की परत चढ़ानी है, तो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग नाम ही समझ में आ रहा होगा। प्लेटिंग मतलब किसी एक धातु की परत दूसरे धातु पे चढ़ा देना। किसके माध्यम से? करंट फ्लो करके। किसको क्या फ्लो करके? करंट फ्लो करके किसी एक धातु पे दूसरी धातु की परत को चढ़ा देना, है ना। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। धातु शुद्धिकरण क्या? मान लो कोई एक खराब धातु है, उसको साफ करना है तो विद्युत के माध्यम से सफाई करना,
शुद्धिकरण कहलाता है। इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या है? 3D व्यू, उभार मारना, कोई एक आपने शब्द लिखवाना चाहते हैं वो थोड़ा उभरा हुआ हो तो इलेक्ट्रोटाइपिंग की जाती है। वैसे आजकल ये प्रोसेस बंद हो चुकी है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो टाइपिंग की जगह अब फ्लैक्स दूसरी टाइप से अब बनने लगा, फ्लैक्स मशीन आ गई, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? विद्युत धारा के प्रभाव आपको मालूम भी होने चाहिए। देखिए, क्योंकि विद्युत धारा से हमें गर्मी भी मिलती है, विद्युत धारा से चुंबक भी बनता है ना, विद्युत धारा से केमिकल में भी प्रभाव होता है और विद्युत धारा से हमारा एक्सरे भी किया जाता है। तो जो पहला प्रभाव है ऊष्मा का, हीटर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हीटर। विद्युत धारा दो और हीटर से हमें गर्मी मिलती है, ये ऊष्मा का ही प्रभाव है। ठीक है, मैग्नेटिक, इसका उदाहरण है मोटर, मैग्नेट से मोटर, मोटर में क्या बनता है? मैग्नेट बनता है चारों ओर। ठीक है, रासायनिक, रासायनिक प्रभाव में हम बैटरी और सेल को ले सकते हैं। ठीक है, फिर किरणों का प्रभाव, एक्सरे, आपने एक्सरे देखा होगा, तो ये किरणों का प्रभाव इस पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से प्रभाव हुए? 4 प्रभाव हुए, ऊष्मा का, चुंबकीय, रासायनिक तथा किरणों का प्रभाव महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेल के कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, कोई भी एक सेल है, उसमें चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, एक खोल होगा या कंटेनर होगा, उसके अंदर सेपरेटर होगा जो पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में मिलने से रोकता है ना। साथ में इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड और कैथोड। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आइए हम थोड़ा समझते हैं। ये जो दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, यहाँ जो ये रेड कलर का डाला हुआ ये इलेक्ट्रोलाइट है तथा इसका जो खोल है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है वायर के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है लैग्रांज सेल में डिपोलराइजर का क्या कार्य है? डिपोलराइजेशन यानी कि ध्रुवच्छादन, ये एक दोष है जो प्राथमिक सेलों में पाया गया। ये दोष क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड डले होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं वो एनोड पे आके यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते, एनोड के चारों ओर। तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं इस रॉड को निष्क्रिय करना शुरू कर देते हैं, कुछ अलग कर बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे ये सेल हमारा आउटपुट वोल्टेज देना बंद कर देता। तो भाई ये जो दोष हुआ इसको डिपोलराइजेशन कहते हैं और इसको, इस दोष को कम करने के लिए जो पदार्थ आपने इस्तेमाल किया है उसको डिपोलराइजर बोलते हैं। वो जो दोष है इस दोष को ख़त्म करने के लिए कि भाई हाइड्रोजन यहाँ मुक्त ही ना हो, हाइड्रोजन क्या करे? ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बना ले। क्या बना ले? पानी बना ले। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है, MnO2। क्या डाल दिया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डिपोलराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अल्कलाइन सेल में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताइए। तो KOH। क्या डाला जाता है अल्कलाइन सेल में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला जाता है? पोटेशियम। अल्कलाइन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, आप नोट करते चलिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे ही बनता है। चांदी की परत चढ़ाने के लिए कौन से, ये गोल नहीं घोल है, क्या है ये? घोल। कौन से घोल का प्रयोग होता है? तो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। चांदी की परत यदि किसी में कलई करना यानी परत चढ़ाना, तो चांदी की परत चढ़ाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का घोल इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, आज का आखिरी।
फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम, एक होता है m प्रोपोर्शनल I इंटू टी, है ना, क्या होता है m प्रोपोर्शनल I इंटू टी, और दूसरा होता है m1 प्रोपोर्शनल W1, m2 प्रोपोर्शनल W2 और m3 प्रोपोर्शनल W3। थोड़ा सा अपघटन संबंधित नियम समझ लें। जो पहला नियम कहता है m प्रोपोर्शनल I, m क्या है, मास है, द्रव्यमान है किसी भी पदार्थ का, m क्या है, द्रव्यमान, I क्या है, धारा है, t है समय, धारा और समय का गुणनफल, और ये होता है प्रोपोर्शनल, क्या होता है, समानुपाती का सिंबल है। तो कहना चाहिए कि कोई एक इलेक्ट्रोड है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो किसी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ का द्रव्यमान जो मुक्त होता है विलयन में बहने वाली धारा I तथा उसके समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये पहला नियम था, ठीक है। अब m प्रोपोर्शनल I t, m बराबर z I t। z क्या है, जहाँ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि z क्या होता है, z होता है रासायनिक तुल्यांक, क्या होता है, विद्युत का रासायनिक, यहाँ पर जैसे प्रोपोर्शनल हटा तो m बराबर z इंटू आई इंटू टी, डी जेड क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। द्वितीय नियम क्या है, यदि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, अब एक नहीं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, यहाँ m1W1, यहाँ m2W2, यहाँ m3W3, है ना, बात समझिएगा। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में एक समान विद्युत धारा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, एक ही समय में, मतलब 8:05 में, 8:05 में और 8:05 में एक ही समय में एक समान विद्युत धारा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित कराते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यहाँ पर जो पदार्थ मुक्त होता है, फ्री होता है, उसका जो द्रव्यमान है W1 यानी रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। आप एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो बात क्लियर होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को दोस्तों के पास भेजें, साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।